ऐसी सास भगवान किसी को न दें। यह कहानी हर परिवार को ज़रूर सुननी चाहिए। बहू ओ बहू कहाँ मर गई? सरोजिनी ने अपनी बहू वसुधा को आवाज़ लगाई। वसुधा अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सरोजिनी के हर 2 मिनट में ही ऐसी आवाज़ सुनने की वसुधा को आदत पड़ चुकी थी। वह जरा सी नज़रों के सामने से हटी कि सास सरोजिनी चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ थी, जैसे कोई अनहोनी न हो गई हो। वसुधा ने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मुई, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, सरोजिनी देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? वसुधा ने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है? तुझे दिखता नहीं कमबख्त, इस कमरे में पानी है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती, सरोजिनी देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, वसुधा ने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। न जाने कहाँ से, कितने बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, पर नहीं, हमारी तो किस्मत में इसी को आना था। अच्छा, अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सरोजिनी ने चिल्लाते हुए वसुधा से कहा, जबकि उनको पता था कि नहाने जाने से पहले ही वसुधा ने पूरा घर साफ किया था, पर जानबूझकर उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए सरोजिनी ने ही पानी गिराया था। फिर भी वसुधा ने बिना कुछ बोले पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी कि सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। वसुधा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। जब से वो शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही उसकी सास के चिल्लाने का ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर तो कल किसी बात पर, बस सरोजिनी को एक बहाना चाहिए था। अगर बहाना नहीं मिलता तो बहाने बनाने की कला में वो खुद माहिर थी। इस रोज रोज की किचकिच से वसुधा अक्सर तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आ गया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात किए थे। अपने कॉलेज और स्कूल के समय वसुधा बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी, पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को वो चुपचाप सह रही थी। वसुधा अक्सर सोचती थी, क्या यही शादी के मायने होते हैं कि एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति शरद के आने पर वसुधा को अपने पति से बहुत सारी बातें कहने का मन होता था, पर 1-2 बार कही भी थी, पर एक तो थके होने से वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और दूसरी बात यह थी कि अपनी माँ के खिलाफ वो एक भी शब्द सुन नहीं सकते थे। सरोजिनी ने भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े प्यार के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था, उनके तेवर ही बदल जाते। वसुधा को समझ में नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है।
सरोजिनी देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिली दहेज से थी, जबकि वसुधा के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन कुछ लोगों को दहेज में कुछ भी मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। उसे तो हर चीज़ कम ही लगती है। शादी के बाद वसुधा के आने पर सबसे पहले सरोजिनी ने घर की काम वाली बाई की छुट्टी कर दी और वसुधा के घर में कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। सरोजिनी देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। वसुधा की ज़िंदगी कुछ ऐसे ही कट रही थी। घर में रोज़ कोई नया बखेड़ा खड़ा होता था और वो रोज़ शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर रोज़ की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वसुधा रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी, जब सरोजिनी देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। जैसे ही वसुधा झाड़ू लगाते लगाते सास के पास पहुंची, तो उसकी सास ने बिना कुछ सोचे समझे वसुधा को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है तेरे अंदर या घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे, बाद में नहीं लगा सकती थी क्या? ये सरोजिनी का आज का नया बहाना था वसुधा को तंग करने का। फिर भी वो अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती थी। वो उनके द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, ना जाने किस झोंक में सरोजिनी देवी ने जोर से पैर चलाया और वह वसुधा के कंधे पर जा लगा। जब तक वसुधा खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और वो गिर पड़ी। सरोजिनी देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ, बहुत हुआ तेरा नाटक। वसुधा उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि सरोजिनी देवी ने फिर ठोकर मार दी और वसुधा का सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार वसुधा बेहोश हो गई और सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब वसुधा नहीं उठी तो सरोजिनी देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फ़ोन किया। वसुधा का पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो सरोजिनी देवी भी साथ आई और एडमिट कराने के समय भी बड़बड़ाए जा रही थी। सब पता है मुझे इसके त्रिया चरित्र का, सब मुझे तंग करने के इसके नाटक हैं, जिससे घर में इसे कोई काम न करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। वैसे तो शरद काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर वह कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वसुधा कुछ दिन कोमा में रही और अगले ही सप्ताह उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। वक्त के साथ बातें कहाँ छुपती है। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर वसुधा के प्रति सरोजिनी देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें सरोजिनी देवी के बेटे शरद का भी नाम आ ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसने तंग आकर एक दिन शरद ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। सरोजिनी देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी।
अरे कलमोही, कहाँ मर गई? मेरी बेटी को भी साथ ले गई। चल जल्दी आजा, घर बहुत गंदा पड़ा है। चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी सुर में रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने। अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना। मेरा बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए। अब मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को औने पौने दामों में किसी को बेच दिया, क्योंकि सरोजिनी देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा था। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कैसी सरोजिनी देवी के झूठे अहंकार की वजह से उनका बसा बसाया घर परिवार उजड़ गया। इसीलिए सास हो या बहू हो, सब लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।